हेलो गाइस, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग यूट्यूब चैनल इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। ये सेकंड लेक्चर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। फर्स्ट लेक्चर आ चुका है, तो जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर उन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक जो है वो इसमें दे दूंगा आपको अंडर द डिस्क्रिप्शन। चलिए, तो अभी हमको स्टार्ट करना था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। तो किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म आया, तो आप देख पाओगे कि मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नाम की ऐसी कोई चीज़ हुआ नहीं करती थी। सो व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, जिससे कि आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड ऐसे सभी देशों को जानते हैं, तो ये उस समय पे यानी कि मिड 18th सेंचुरी में नहीं होते थे। ठीक है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, ज़्यादातर जो था ऑटोक्रेसी चला करता था और अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो ऑटोक्रेसी में वो लोग आते थे जो काफ़ी धन संपन्न थे, यानी कि काफ़ी प्रॉस्परस थे। और एरिस्टोक्रेसी का मतलब एक ऐसी राज्य व्यवस्था जिसमें किसी भी व्यक्ति का शासन हो और वो निरंकुश हो, यानी कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो वो जो मन चाहे वैसे डिसीजंस ले सकता है। तो इस तरीके से एरिस्टोक्रेसी चलती थी और ऑटोक्रेटिक मोनार्की हुआ करती थी, यानी कि निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था। तो आप देख पाओगे कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, मतलब कि यहाँ पे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज टाइप ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, जिनकी खुद की कुछ टेरिटरीज होती थी और उन टेरिटरीज के अंदर जो है डाइवर्स पीपल हुआ करते थे, यानी कि विभिन्न प्रकार के लोग, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, उनके बिलीफ सिस्टम एथनिसिटी अलग अलग थी। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स, वो अपने आप को नहीं देखते थे एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर, एक कॉमन कल्चर के रूप में और कलेक्टिव आइडेंटिटीज के रूप में वो अपने आप को नहीं देखते थे, वो सभी अलग अलग मानते थे अपने आप को। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और अक्सर ही वो अलग अलग लैंग्वेज भी बोला करते थे। एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो अलग अलग डिफरेंट एथनिक ग्रुप से भी बिलोंग करते थे। द हेम्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, यहाँ पे हेम्सबर्ग नाम का एक एम्पायर हुआ करता था। देखिए, आपको मैं मैप में दिखाता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे ऑस्ट्रिया एम्पायर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो ये जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है इसी को हेम्सबर्ग एम्पायर भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑस्ट्रियन एम्पायर या हेम्सबर्ग एम्पायर हुआ करता था। तो हेम्सबर्ग एम्पायर कहाँ पे रूल करते थे, बेसिकली ऑस्ट्रिया और हंगरी में, जो कि छोटे छोटे पैचेस में, डिफरेंट पैचेस में हुआ करते थे, जिसमें रीजनल जो अलग अलग रीजन्स थे और अलग अलग प्रकार के लोग थे, यानी कि डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट पीपल रहा करते थे। इट इंक्लूड्स अल्पाइन रीजन, इसमें एक रीजन था जिसका नाम अल्पाइन था, यहाँ पे टैरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेट लैंड के लोग भी रहते थे, एज वेल एज बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। ठीक है, तो वहाँ पे जो बोहेमिया हुआ करता था, जो बोहेमिया नाम की जगह थी, वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी थी, यानी कि निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था थी, और वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग ज़्यादा रहते थे। यानी कि आप देख पाओगे कि बोहेमिया में जर्मन स्पीकिंग लोग हो गए उसी के अंदर, एंड इसमें कुछ इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी इंक्लूड हुआ करती थी, जिसको आप लंबार्डी या फिर वेनेशिया बोल सकते हो। ठीक है, तो उनके नाम है ये लंबार्डी और वेनेशिया। आपको इसको याद करना पड़ेगा, बार बार सुन के, बार बार रीड करके। ठीक है, अगर किसी को इन नामों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका भी एक तरीका बता दूंगा कि आप उन नामों को किस तरीके से याद कर रख सकते हो। ठीक है, इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, तो हंगरी में जो है आधी पॉपुलेशन लगभग मैग्यार नाम की कोई लैंग्वेज बोलती थी, वहाँ पे चला करती थी। और जो अदर हाफ थे वो स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, मतलब वो अलग अलग छोटी छोटी क्षेत्रीय बोलियां बोला करते थे, यानी कि वहीं पे चलने वाली जो भी लैंग्वेजेस थी उनका यूज़ किया करते थे। इन ग्लेशिया, आप देखोगे मैप में कि ग्लेशिया भी एक जगह थी ऑस्ट्रियन एम्पायर में, तो ग्लेशिया में एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, तो वहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी थी, यानी कि जो कुलीन वर्ग थे या जो अभिजात वर्ग के लोग थे, यानी कि जो प्रॉस्परस लोग थे, वो पॉलिश लैंग्वेज बोला करते थे, और ये पॉलिश लैंग्वेज पोलैंड की लैंग्वेज हुआ करती थी उस समय पे। ठीक है, बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, इन तीन डोमिनेंट ग्रुप के अलावा जो है देर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, मतलब कि कुछ ऐसे ग्रुप भी थे जो एम्पायर की बाउंड्री में रहा करते थे, उनकी
वो छोटे छोटे पीजेंट ग्रुप हो सकते हैं, तो वो पीजेंट ग्रुप हुआ करते थे। एंड अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल, और वो कौन होते थे? पीजेंट होते थे, यानी कि बहुत सारे जो है किसान वगैरह जो फील्ड पे काम करते हैं। बोहेमियंस और स्लोवाक्स ऑन द नॉर्थ, टू द नॉर्थ, तो नॉर्थ में जो है वो बोहेमियास थे, स्लोवाक थे। जो साउथ में है वहाँ पे अलग ही लोग थे, यानी कि क्रोट्स वगैरह रहा करते थे, रोमन्स रहा करते थे ईस्ट में, ठीक है, ट्रांसिल्वेनिया वाले एरिया में। तो इस प्रकार की अगर डिफरेंट एथनिसिटी के जो लोग हैं तो वो किस तरीके से पॉलिटिकल यूनिटी को प्रमोट करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब लैंग्वेज ही अलग अलग है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक समान पॉलिटिकल यूनिटी हो। तो उनको बांध के रखने का केवल एक ही तरीका था उस समय पे, कि उनका जो है अपने राजा के प्रति निष्ठा हो, यानी कि एलिजेंस ऑफ टू द एम्पायर, एलिजेंस टू द एम्पायर, मतलब कि अपने एम्परर, तो अपने एम्परर, अपने राजा के लिए निष्ठा होगी उनकी, तभी जाके वो बंध के रह सकते हैं। चलिए, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि इस तरीके की शासन, इस तरीके का जो सोसाइटी थी कि अलग अलग लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, तो इस कारण से वहाँ पे उस समय पे पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब अपन समझते हैं कि वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी किस तरीके से थी, और जो न्यू मिडिल क्लास था वो किस तरीके से इमर्ज हुआ, और वो उसमें कौन कौन से लोग आए। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी में ऐसे लोग हुआ करते थे जो काफ़ी प्रॉस्परस थे सोशली और पॉलिटिकली। वो इन सभी लोगों के ऊपर, यानी कि जो गरीब लोग हुआ करते थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनको डोमिनेट करते थे। तो डोमिनेंट क्लास कौन थी वहाँ पे? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी के जो लोग थे, जो मेंबर थे, वो अपने आप को एक कॉमन वे ऑफ लाइफ हुआ करती थी, उस तरीके से अपने आप को यूनाइट रखते थे कि मतलब कि बिल्कुल रईसी से आना रहना और एक स्पेशल लैंग्वेज को प्रमोट करना, ठीक है, और जो है रीजन के अक्रॉस जा करके मैरिजेस वगैरह बना के एक ही क्लास में, यानी कि अपने ही क्लास में टॉप लेवल पे या फर्स्ट क्लास के लोग आपस में ही रिलेशन बना के मेंटेन रखते थे इस डोमिनेंट को, पॉलिटिकली और सोशली को। ठीक है ना, तो जो पॉलिटिकली और सोशली वो डोमिनेट करते थे, तो वो सारे के सारे लोगों में काफ़ी यूनिटी थी, उनका जो लाइफ स्टाइल था वो भी एक कॉमन रहा करता था। एंड दे स्पोक फ्रेंच, वो स्पोक फ्रेंच बोला करते थे, यानी कि ज़्यादातर जितने भी अरिस्टोक्रेसी के लोग हुआ करते थे, इस ग्रुप के लोग, तो वो सबके सब फ्रेंच बोलने वाले थे। एंड देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द मैरिजेस, मैरिजेस के द्वारा उनकी फैमिली जो है कनेक्ट हुआ करती थी। एंड दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज ऑब्वियसली नंबर में कम होंगे ये, और जो मेजोरिटी हुआ करती थी वो जो है पीजेंट्स, यानी कि किसानों की या गरीब वर्ग की हुआ करती थी। वेस्ट में जो है काफ़ी बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स और छोटे छोटे जो है टेनेंट, स्मॉल ओनर्स रहा करते थे। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में पैट जो थे वो वहाँ पे भूदास रहा करते थे, यानी कि सर्फ्स रहा करते थे। देखिए, ये जो सेफ्डॉम नाम का अपन ने एक वर्ड पढ़ा था, इसका मतलब होता है भूदास। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? भूदास, यानी कि भूमि में दास की तरह काम करने वाले लोग, यानी कि ऐसे किसान जिनके पास खुद के अपने फील्ड्स नहीं होते थे, वो दूसरों के यहाँ पे जाकर के गुलामी करते थे, यानी कि उनके यहाँ पे काम करते थे, बदले में उनको खाने को मिलता था। इसी के आगे अगर अपन बात करें यहाँ पे वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप, ठीक है, यूरोप के वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, इससे एक नया ग्रुप या नया कमर्शियल क्लास इमर्ज होके आया, जिसका एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। ठीक है, तो जिसका एग्जिस्टेंस किस पे आधारित था? कि मार्केट में जितना भी ये प्रोडक्शन हो रहा था उसको, उसके ऊपर इनका जो है एग्जिस्टेंस था, यानी कि वो इन सामान को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को वो बेचते थे, खरीदते थे, यानी कि वो सर्विस प्रोवाइड किया करते थे, सामानों को इधर से उधर लेके जाते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में। तो आपको ये समझना है कि 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया, और वो यहाँ पे आते आते, यानी कि फ्रांस और जर्मन के पार्ट्स में आते आते उसको काफ़ी टाइम लगा, और ये कब पहुँच पाया? लगभग 19th सेंचुरी में। और इस तरीके से जो है वहाँ पे एक नए ग्रुप का जन्म हुआ, जिसको अपन मिडिल क्लास का ग्रुप बोलते हैं। ये एजुकेटेड लोग हुआ करते थे, वर्किंग क्लास कहलाती थी, यानी कि ये काम करते थे बहुत सारा, जिसमें सर्विस, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जो हैं दी जाती थी, सामानों को इधर से उधर लेके जाते थे। वेंडर्स हो सकते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स से मतलब यहाँ पे किसका है? लाइक टीचर्स, वकील्स, ठीक है, डॉक्टर्स, इस तरीके के जो लोग थे उनको प्रोफेशनल्स बोला गया। तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप थे, छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप थे, इन नंबर टिल लेट, ये काफ़ी स्मॉल नंबर में हुआ करते थे। कब तक? लेट 19th सेंचुरी तक। लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या में वृद्धि होती चली गई।
इट वॉज अमंग द एजुकेटेड, इनमें कौन हुआ करते थे? एजुकेटेड, लिबरल, मिडिल क्लास एंड आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी। और इसमें ऐसे लोग हुआ करते थे जो काफ़ी लिबरल्स थे, उदारवादी थे, यानी कि उनकी जो सोच थी काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरीके की थी कि सभी को समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के लिबरल लोग हुआ करते थे। और ये एक मिडिल क्लास के लोग थे और उनका मानना था, उनका एक बिलीव था कि भाई उनके अंदर एक आइडिया है कि नेशन स्टेट होना चाहिए और नेशनल यूनिटी में बंध के हमको रहना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए कोई राजा हम पे रूल नहीं करेगा, बल्कि हमारे द्वारा ही इलेक्ट किया गया कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो हमारे सुविधाओं को देखेगा और सभी को समान अधिकार दिलाने में मददगार होगा। तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, मतलब कि जो ये लिबरल नेशनलिज्म है उसके क्या मायने थे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप व क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो ये बेसिकली किसकी आइडियोलॉजी थी पूरी की पूरी, जो ये अपन अगर माने नेशनल यूनिटी की, तो ये लिबरलिज्म वाला जो पूरा ग्रुप था, ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उदारवादी लोग जो थे जिनके अकॉर्डिंग सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और कानून की नज़र में सभी बराबर होने चाहिए, तो इन लोगों का ही ये आइडियोलॉजी थी, इन लोगों का ये आइडिया था। सो द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव फ्रॉम लैटिन रूट लिबर, ठीक है। तो ये लैटिन रूट वर्ड जिसको अपन लिबर बोल सकते हैं वहां से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है फ्री। ये जो मिडिल क्लास लिबरलिज्म था वो स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स एंड इक्वालिटी। तो ये किस चीज़ को मानते थे या सपोर्ट कर रहे थे? ये फ्रीडम ऑफ फॉर द इंडिविजुअल, मतलब हर एक व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की फ्रीडम को, और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ के सामने उसकी समानता, इक्वालिटी की। तो पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है। तो ये पॉलिटिकली इस प्रकार की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे या उसके कॉन्सेप्ट को एम्फेसाइज कर रहे थे, सबको बता रहे थे कि भाई सहमति की गवर्नमेंट हो, यानी कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब होता है सहमति की गवर्नमेंट, यानी कि सभी लोग जब सहमत हो जाएं तो उस व्यक्ति को जो है राजा बनाया जाए या रिप्रेजेंटेटिव हो। तो इस प्रकार की गवर्नमेंट को अपन गवर्नमेंट बाय कंसेंट कह सकते हैं, जो डेमोक्रेसी का ही एक तरीका है या एक फॉर्म है, जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था उस समय पे, और धीरे धीरे डेवलप होता होता वो डेमोक्रेसी का नाम आ गया। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर, अब देखो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान या उस समय पे लिबरलिज्म किस चीज़ के लिए स्टूड हो गए, खड़े हो चुके थे कि एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करना है, क्लरिकल प्रिविलेजेस को ख़त्म करना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट के थ्रू, तो ये चार चीज़ों को लेकर के वो बड़ा ही विरोध किया उन लोगों ने इन चार चीज़ों को लाने के लिए, और काफ़ी स्ट्रगल भी किया। 19th सेंचुरी में जो लिबरल्स थे ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और स्ट्रगल किया कि यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए, यानी कि किसी की जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी रूल के अकॉर्डिंग उससे छीनी नहीं जा सकती है, ठीक है। क्योंकि राजा महाराजाओं के समय में आपका खेत, आपकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जा सकता था और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट किया, स्ट्रेस दिया उस चीज़ में। एट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो लॉ के सामने अगर अपन इक्वालिटी की बात करें यहाँ पे, तो ये जो है यूनिवर्सल सफरेज यानी कि राइट टू वोट के लिए जो है वो जरूरी नहीं था, यानी कि सभी लोगों के लिए लॉ के सामने तो सभी लोग बराबर थे, लेकिन पॉलिटिकली सब लोग बराबर नहीं थे। आपको ये समझना है कि सपोज करिए कि कोई महिला है तो उसको जो है लॉ के अगेंस्ट तो सारे के सारे समान है, यानी कि वो महिला भी समान है और कोई बहुत अमीर आदमी है तो वो भी समान होगा, लेकिन पॉलिटिकल जो उनको मौके मिलेंगे, जो चांस मिलेंगे, तो वो उस महिला के लिए नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक विमेन है। तो यूरोपियन कल्चर में जो स्टार्टिंग में जब ये धीरे धीरे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म आ रहा था, तो वहाँ पे केवल कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को ही ये राइट था कि वो पॉलिटिकली एक्टिव हो सकते हैं। सो यू विल रिकॉल दैट द रेवोल्यूशनरी फ्रेंच, तो यहाँ पे जो क्रांतिकारी फ्रेंच थे, रेवोल्यूशनरी फ्रेंच थे, उन्होंने केवल
फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट ही था, मतलब कि ये लगभग वहाँ पे फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था लिबरल डेमोक्रेसी का। इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, मतलब कि सभी को एकदम से राइट नहीं दे दिया गया कि भैया आप वोट भी दे सकते हो, आप जो है राजा भी बन सकते हो। कुछ एक सर्टेन लोगों को ही मिला, जो कि कौन थे, प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी। केवल वही लोग जो है वोट दे सकते थे और वही लोग जो है इलेक्ट भी हो सकते थे। क्योंकि सीधी सी बात है, सभी को एकदम से अपन राइट दे देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो उसका सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ऑनिंग फॉर अ ब्रीफ पीरियड, अब यहाँ पे देखिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉरी, मैन विदाउट प्रॉपर्टी, ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी और जो विमेन थी उनको इस ग्रुप में रखा नहीं गया, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड, कुछ ही समय के लिए जो है जैकोबिन्स के टाइम पे सभी लोगों को वयस्क मताधिकार था, यानी कि सभी लोगों को जो है अधिकार था वोट देने का, यानी कि यहाँ पे सफ्रेज का मतलब क्या होता है, द राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का अधिकार। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage। अब जैसे ही नेपोलियन कोड आया, यानी कि यहाँ पे आपको याद होगा कि 1804 में जब नेपोलियन ने अपना नेपोलियनिक कोड दिया था या सिविल कोड इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसमें वापस से सफरेज को लिमिटेड कर दिया गया, यानी कि अब ये जो है सभी के लिए नहीं था, वापस से केवल उन्हीं लोगों के लिए था जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, यानी कि प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। सो टू रिड्यूस विमेन टू स्टेटस ऑफ अ माइनर, अगेन जो विमेन का स्टेटस था उसको फिर से रिड्यूस कर दिया गया, माइनर हो गया, और वो कहाँ तक सीमित रह गया, केवल जो है वो किसके अंडर में ही रह पाए, केवल अथॉरिटी जो है विमेन्स की वो किसके अंडर तक आके रह गई, फादर्स एंड हस्बैंड्स तक। ठीक है, थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन, यानी कि 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में जो विमेन और नॉन प्रोपर्टाइड मैन थे, लोग थे, ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। तो अब ये लोग भी जो है, जिनको अभी ये राइट नहीं दिए गए थे, तो ये लोग भी आकर के अपोज करने लगे और मांगने लगे कि हमको भी ये इक्वल राइट होना चाहिए, डिमांड किया उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स का। ठीक है, इन द इकोनॉमिक sphere, liberalism stood for the freedom of market and the abolition of state imposed restrictions on the movement of good and capital। अब यहाँ पे क्या है, देखो इकोनॉमिक स्फीयर में अगर अपन बात करें, ठीक है, अभी अपन ने सोशली जो है उसकी बात करी तो उसमें सभी लोग लॉ के लिए समान थे, अगर अपन इनके आइडिया की बात करें तो नेशनलिज्म की। और फिर अगर पॉलिटिकली बात करें तो यहाँ पे कुछ सर्टेन लोगों को ही ये राइट था कि वो वोट दे सकते हैं और इलेक्ट हो सकते हैं। और अब अगर हम इकोनॉमिक स्फेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे लिबरलिज्म जो थे वो ये, उनका मानना ये था कि जो फ्रीडम ऑफ मार्केट है वो होना चाहिए। द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि स्टेट के द्वारा जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे उनको इम्पोज किए जाते थे, उनको हटा देना चाहिए, एबॉलिशन होना चाहिए, ताकि जो गुड्स और कैपिटल है वो आसानी से जो है मूव कर पाए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, तो ये 19th सेंचुरी में ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। जैसे जैसे जो मिडिल क्लास है वो इमर्ज होता जा रहा था। सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो आपने यहाँ पे देखा कि वो बोल रहा है कि अगर अपन फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में देखें तो जर्मन स्पीकिंग लोगों की ये काफ़ी ज़्यादा मांग थी, और उसका एक एग्जाम्पल दिया है कि नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे 39 स्टेट में जो है जब नेपोलियन ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया और जो इंट्रोड्यूस कराया था, हैड क्रिएटेड आउट काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ कॉन्फेडरेशन, मतलब कि बहुत सारे लोग कॉन्फेडरेशन चाहते थे वहाँ पे कि जो है इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सबके मत लिए जाएं। ईच ऑफ दीज possessed इट्स ओन करेंसी, सभी के सभी जो है, अब देखिए यहाँ पे 39 स्टेट थे, ठीक है, जब नेपोलियन ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया। 39 स्टेट थे, अलग अलग अपनी अपनी करेंसी पोजेस करते थे, यानी कि सबकी अपनी अपनी करेंसी, मतलब आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे फ्रेंच चल रहा है, वहाँ पे डॉलर चल रहा है ना, वहाँ पे जर्मन की कोई करेंसी चल रही है, तो अलग अलग
टाइप की जो है करेंसीज चल रही थी एंड वेट और मेजरमेंट भी अलग अलग था। तो अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हेम्सबर्ग टू Naumburg to sell his good would have had to pass through 11 customs barriers and pay a custom duty of about 5% at each of them, ठीक है ना, वन ऑफ देम। तो यहाँ पे क्या है, साफ साफ बोला कि 39 स्टेट थे। अब जब 1833 में किसी भी व्यापारी को हेम्सबर्ग से अगर न्यूमनबर्ग जाना है तो वहां पे जाने के दौरान में लगभग उसको 11 कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी और हर जगह पे लगभग 5% देना पड़ता था अपने प्रॉफिट का। तो इससे क्या होता था कि किसी भी सामान का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और प्रॉफिट है वो कम हो जाता है और लोग जो है व्यापार करने को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं या बहुत कम लोग ही इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। क्योंकि 11 जगह पे अगर आप अलग अलग जगह पे कस्टम ड्यूटीज दोगे तो कोई भी चीज़ अगर 100 रुपए की आई, आपने खरीदी, ठीक है, तो अब अगर आपने 100 रुपए में उसको बेचा तो आपको हर जगह पे 5% उसका देना है, यानी कि आपको हर जगह पे 5 उसको देने हैं, तो उसके जो रेट है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। ड्यूटीज वर ऑफन लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। अब यहाँ पे जो ड्यूटीज लगाई जाती थी वो किसके अकॉर्डिंग होती थी, जो भी उसका वेट होता था उस गुड का उसके अकॉर्डिंग हुआ करती थी, ठीक है ना, वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। अब सभी के सभी अलग अलग रीजंस थे और सभी के रीजंस का अलग अलग वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम भी अलग अलग था। तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा सभी जगह पे तो कहीं ड्यूटी ज़्यादा लगेगी कहीं कम लगेगी, तो उसके अकॉर्डिंग लिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल वॉज द इली, अब देखो यहाँ पे ELLE इली, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ, ठीक है ना, यानी कि ये अलग अलग रीजन में अलग अलग लेंथ के लिए होता था। यानी कि कहीं पे जो है, देखो इसमें अभी अपन देखेंगे, एन ईली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर। अब देखो आप ईली नाम की जो एक यूनिट थी वो अगर अपन फ्रैंकफर्ट की बात करें तो 54.7 सेंटीमीटर का हुआ करता था, लेकिन अगर अपन मेंस की बात करें तो 55.1 सेंटीमीटर का होता था। न्यूमनबर्ग की बात करें तो 65.6 सेंटीमीटर का होता था, है ना। और अगर अपन यहाँ पे फ्रेबर्ग की बात करें तो 53.5 सेंटीमीटर, तो मतलब एक ही मीटर में, मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक ही यूनिट के अलग अलग मेजरमेंट थे अलग अलग जगह पर। तो इस तरीके से तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती होगी उनको। तो सच कंडीशंस वर व्यूज एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय अ न्यू कमर्शियल क्लासेस हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इस तरीके की सिस्टम रहेंगे मेजरमेंट्स के, वेट एंड मेजरमेंट के, तो इन सभी चीज़ों का जो है ऑब्स्टिकल्स के रूप में देखा गया इकोनॉमिक एक्सचेंज या उसकी ग्रोथ को कंडीशन में, ठीक है। यानी कि अगर इकोनॉमिकली हमको ग्रोथ करना है तो ये बड़े ऑब्स्टिकल्स थे, इनको हटाना चाहिए। और यही जो है वर्किंग क्लास या थर्ड जो मिडिल क्लास के लोग थे उनकी ये मांग थी कि भाई इन चीज़ों को हटा लिया जाए ताकि जो है पीपल, गुड्स और कैपिटल जो है अनहिंडर्ड यानी कि बिना रोक टोक मूवमेंट हो सके, बिना कोई परेशानी के, ठीक है। हिंड्रेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी विरोध या ऑब्स्टिकल के रूप में देखा जाता है इसको, ठीक है। इन 1834 में अ कस्टम यूनियन और ज़ोल्वरेन, अब यहाँ पे याद रखना ये ZOLL, ज़ोल्वरेन was formed at the initiative of Persia and joined by most of the German states। तो क्या हुआ यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है कि 1834 में जो है कस्टम यूनियन बनाया गया। उस कस्टम यूनियन का नाम क्या था, ज़ोल्वरिन। और ये किसका इनिशिएटिव था, पर्शिया का इनिशिएटिव था, जिसको जल्द ही बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने भी जो है ज्वाइन कर लिया। सो द यूनियन अबॉलिश्ड ट्रैफिक बैरियर्स। अब इसने क्या किया, इस यूनियन ने ट्रैफिक बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया, यानी कि जितने भी ट्रैफिक बैरियर्स थे, आपने देखा होगा कि 11 ट्रैफिक बैरियर्स हो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे, तो उन सारे ट्रैफिक बैरियर्स को हटा दिया। रिड्यूस किया नंबर ऑफ करेंसीज को फ्रॉम ओवर 30 टू 2। अब देखें यहाँ पे जो 30 टाइप ऑफ करेंसीज थे वो अब कहाँ तक रिड्यूस हो गए, केवल 2 टाइप की करेंसीज ही चला करते थे उस समय तक, ठीक है। तो 1834 में पर्शिया ने एक इनिशिएटिव लिया जो काफ़ी अच्छा था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है सारे के सारे बैरियर्स हटा दिए, डिफरेंट टाइप की जो करेंसीज थी उनको भी अबॉलिश कर दी, उनको भी हटा दी, एंड द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़िया डेवलप करने की कोशिश की, रेलवे का एक नेटवर्क बनाया जो मोबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट किया गया उससे, ठीक है। और हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ टू नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब कि क्या किया, हार्नेस किया, यानी कि लेके आए वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ठीक है, नेशनल यूनिफिकेशन की तरफ से, ठीक है ना। तो अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। अब अगर इस तरीके से कंडीशंस हो जाएंगी किसी भी जगह की, तो वहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। और अगर कोई भी प्लेस इकोनॉमिकली ग्रोथ करता है तो उसके द्वारा जितने भी आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए गए, तो बाकी जगह भी चाहेंगे कि भाई हमारा भी इकोनॉमिकली ग्रोथ हो, तो वो भी इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी जगह पे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म था उसको स्ट्रेंथ मिला, काफ़ी मजबूत हुआ वो, और सभी ने इस चीज़ को समझा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद में जो अलग से कंजर्वेटिज्म इज द अपोजिट ऑफ लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म मतलब उदारवादी, तो कंजर्वेटिज्म मतलब रूढ़िवादी, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स टाइप के जो लोग थे, यानी कि जिनको चेंजेस से प्रॉब्लम थी, या वो जो मानते थे कि चेंजेस इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी एट दैट टाइम। सो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन की डिफीट के दौरान या बाद में, जब 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटिश की हेल्प से, यानी कि सभी ने मिलके नेपोलियन को हरा दिया जब, तो यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब क्या हुआ कि नेपोलियन हट चुका था, तो नेपोलियन हट गया तो कोई नया रूलर आएगा तो उसके नियम भी अपने अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि बहुत सारे चेंजेस होगा। तो पहले जो लिबरलिज्म को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था सिविल कोड 1804 के कारण से, तो अभी क्या हुआ, जैसे ही सिविल कोड यानी कि नेपोलियन हटा तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी हट गया, और अब यहाँ पे लिबरलिज्म को सपोर्ट ना मिल करके कंजर्वेटिज्म को ज़्यादा सपोर्ट किया गया। यानी कि कंजर्वेटिव्स थे, वो उनका ऐसा मानना था, ऐसा बिलीव था दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, यानी कि भैया वापस से जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे और जो स्टेट थे, जो मोनार्की सिस्टम था, उसको वापस से स्टैब्लिश किया जाए। इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा। तो मोनार्की वगैरह वापस से स्टैब्लिश हो गए, चर्च वगैरह वापस से आ गए, सोशल हेरारकीज वापस से आ गई जिस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट थे। प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, वापस से जो है प्रॉपर्टी और जो फैमिली वापस से प्रिजर्व कर दी गई, वापस से अपने पास ले ली गई। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रॉस्परस, बहुत सारे तो जो कंजर्वेटिव थे वो प्रॉस्परस नहीं थे। अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, ठीक है ना, रेवोल्यूशनरी के पहले के दिनों में, रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन द मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथेंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या उनका ये मानना था कि जो नेपोलियन ने मॉडर्नाइजेशन को जो उसने सपोर्ट किया था, तो कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथेंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की, तो वो जो है मोनार्की को उतना ज़्यादा हेल्प नहीं आएगा, तो इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये बना सकता है, यानी कि जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इट कुड मेक, ये बना सकता है स्टेट को ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सो अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी एंड द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सेफ्डम, सेफ्डम मतलब भूदास, ठीक है, और फ्यूडलिज्म मतलब कि लोगों जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उनका सिस्टम। तो सेफ्डम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेसी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो उनका ये मानना था कि जो मॉडर्न आर्मी है, जो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, ये सब चीज़ें लाई गई वहाँ पे उस समय पे। तो आपको ये सब का सब याद रखना है कि मॉडर्न आर्मी इंट्रोड्यूस कराई गई, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी रखी गई। ब्यूरोक्रेसी का मतलब यहाँ पे आईएएस आईपीएस जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको। तो एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी लाई गई, एक डायनेमिक इकोनॉमी जो है एस्टेब्लिश करने की बात की गई, इनको फ्यूडलिज्म को हटा दिया गया, शेफडोम को हटा दिया गया, और बहुत सारे चेंजेस लेके आए। अब इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, जो यूरोपियन पावर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट
कंट्रीज थी उस समय पे, who had collectively defeated नेपोलियन, उन्होंने सभी ने मिल करके साथ में नेपोलियन को हरा दिया, ठीक है ना। met at वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, और सभी के सभी चारों के चारों जो है वियना में मिले और सेटलमेंट उन्होंने किया, सभी ने मिलकर। देखो क्या था कि बहुत बड़े एरिया में नेपोलियन का कंट्रोल हुआ करता था। अब अगर नेपोलियन हार जाएगा तो उसके इतने बड़े एरिया को आपस में बांटने के लिए इन लोगों ने क्या किया, एक मीटिंग रखी, जो कहाँ पे रखी गई, उस जगह का नाम क्या है, वियना, वियना। और वियना में उन्होंने जब चारों देशों ने मिलकर मीटिंग रखी तो उन्होंने उसके द्वारा यानी कि नेपोलियन के द्वारा जो जीते गए स्टेट थे उसको आपस में बांटने का फैसला किया। सो द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के जो मतलब कि कांग्रेस ने इसको होस्ट किया और उसके जो चांसलर थे उनका नाम क्या था, ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच। उन्होंने इसको होस्ट किया पूरी की पूरी सेटलमेंट को जो वियना में ट्रीटी हुई थी। एंड द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, इसको आप दिमाग में बिठा लो कि वियना में क्या क्या हुआ और क्यों हुआ वियना, क्योंकि नेपोलियन को हरा दिया था मिलकर के चार अलग अलग कंट्रीज ने, जिनके नाम क्या हैं, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन और रशिया। और इन सभी ने मिलके वियना में जो है एक पूरा का पूरा ट्रीटी की और उसके द्वारा जीते गए जितने भी एरियाज थे उनको आपस में बांट लिया है, ठीक है। अब किस तरीके से बांटा, किसको क्या मिला, वो अपन को समझना है। सो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि वियना की जो ट्रीटी हुई उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे, undoing most of the changes, ठीक है ना। यानी कि जो भी चेंजेस नेपोलियन के द्वारा किए जा रहे थे उनको वापस से चेंज करना यानी कि अंडू करना। और had come about the यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर, मतलब कि नेपोलियनिक वॉर में जितने भी चेंजेस आए थे उन सभी को देखना और उनकी भरपाई करने के लिए। सो यहाँ पे बॉर्बन डायनेस्टी को, जो कि बॉर्बन डायनेस्टी आपको याद होगा, लुइस 14वां 15वां 16वां, ये यस, तो ये बॉर्बन डायनेस्टी के एम्पायर ही थे। तो उसको वापस से जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया, रिस्टोर किया गया जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसको हटा दिया गया था। एंड द फ्रेंच लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। और जो नेपोलियन ने जितनी भी टेरिटरीज को अनेक्स किया था यानी कि जीती थी उसके आक्रमण करके, उनको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, यानी कि वो खो दी। फ्रांस ने वो सारी की सारी टेरिटरीज को खो दिया जो नेपोलियन के द्वारा अनेक्स किया गया था। एंड अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वाज सेट अप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और साथ ही साथ में क्या किया गया, फ्रांस जो कि नेक्स्ट टाइम पे और ज़्यादा फर्दर एक्सपेंशन ना कर सके तो उसकी बाउंड्रीज पे जो है छोटे छोटे स्टेट्स को डेवलप कर दिया गया, बना दिया गया, सेटअप किया गया, ठीक है। तो अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप किए गए ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, जो नीदरलैंड का किंगडम था, which included Belgium, जिसमें बेल्जियम भी इंक्लूड हुआ, was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south। ये जेनोवा और ये पिडमोंट जो है वो साउथ में हुआ। पर्शिया was given important new territories on its western frontier while Austria was given control to northern Italy। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि पर्शिया को जो है वो वेस्टर्न फ्रंटियर मिला। पर्शिया को देखो यहाँ पे नेपोलियन को हराया था पर्शिया ने, तो पर्शिया को क्या गिफ्ट मिला, पर्शिया को मिला वेस्टर्न फ्रंटियर जहाँ पे वो था, ठीक है। ऑस्ट्रिया को जो है वो नॉर्थर्न इटली का पार्ट मिल गया, ठीक है। ऑस्ट्रियन को क्या मिल गया, नॉर्थर्न इटली का पार्ट मिल गया, इटली का। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। लगभग 39 स्टेट्स को अनटच छोड़ दिया गया, यानी कि उसको किसी को भी नहीं दिया गया जब जर्मनी में उसने कॉन्फेडरेट किए थे यानी कि बनाए थे। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल पर्शिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सेजोनी, ठीक है। तो रशिया को जो है पोलैंड का पार्ट मिला और पर्शिया को जो है सेजोनी मिला यहाँ पे। एंड द मेन इंटेंशन
was to restore द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, यानी कि जो मेन एम था इसका, मेन इंटेंशन था, तो उसमें क्या था कि रिस्टोर करना मोनार्की को जिसको ओवरथ्रोन कर दिया था नेपोलियन ने, उसकी आर्मी ने, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, यानी कि एक नया कंजर्वेटिव सिस्टम को डेवलप करना यूरोप में। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। अब यहाँ पे क्या है कि जो ऑटोक्रेटिक को हटा दिया गया था, ऑटोक्रेसी को हटा दिया गया था नेपोलियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, उस बॉर्बन डायनेस्टी को वापस से स्टैब्लिश कर दिया गया, वापस से जो है कंजर्वेटिव्स आ गए। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, वो बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करते थे, एंड साउट टू कर्व एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि अगर अब कोई भी उनके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी क्वेश्चनिंग करता है तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके साथ बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव किया जाएगा जैसा कि कहाँ पे होता था जब अपन मार्शल लॉ या फिर बाद में सेंसरशिप अप्लाई कर देते हैं उस कंडीशन में। सो मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप। यस, देखिए यहाँ पे आ भी गया कि ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, सेंसरशिप लॉ को अप्लाई किया टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर में उनके अगेंस्ट वगैरह बोला जा रहा था, बुक्स में लिखा जा रहा था, प्लेज और सॉन्ग्स के द्वारा रिफ्लेक्ट किए जा रहे थे लिबर्टी के जो आइडियाज़, फ्रीडम के जो आइडियाज़, उन सब को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सेंसरशिप अप्लाई कर दी। यहाँ पे आप एक ये इमेज देख पाओगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो क्लब की है, क्लब ऑफ थिंकर्स एनोनिमस कैरिकेचर, ये किसके द्वारा बनाया गया है कैरिकेचर, ये कार्टून पता नहीं है, डेटिंग ऑफ 1820 में बनाया गया था। इस पूरे को आप रीड जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में एग्जाम में ये इमेजेस भी आ जाते हैं। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा जो जो भी चीज़ें हुई थी उन सभी चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सेंसरशिप अप्लाई कर दिया। एंड द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स, लेकिन भले इन्होंने वापस से रिस्टोर तो कर दिया मोनार्की को, लेकिन अब लोगों को एक चीज़ पता चल गई कि मोनार्की को भी हटाया जा सकता है, उनके दिमाग में ये चीज़ आ चुकी थी, और उसने उन चीज़ों ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हुआ उससे लोगों को बड़ा इंस्पिरेशन मिला। एंड वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट who criticized the new conservative order was freedom of the press। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया लिबरल नेशनलिस्ट ने कि भैया ये कंजर्वेटिव ऑर्डर बिल्कुल नहीं चल पाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसकी बड़ी बुराइयां करी, क्रिटिसाइज किया, और फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे जो है अपने ओपिनियन दिए। अब रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया जब इस तरीके की सिस्टम हो गया, मतलब कि जब कंजर्वेटिव को वापस से स्टैब्लिश कर दिया गया, तो रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815, मतलब कि 1815 के बाद के जो भी फॉलोइंग ईयर्स थे वहाँ पे द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉप मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरगो। सीधी सी बात है, कंजर्वेटिव्स आ चुके थे पावर में, तो जितने भी लिबरल्स थे उनको काफ़ी रिप्रेस किया गया, सप्रेस किया गया, सीक्रेट सोसाइटीज़ वगैरह बनना शुरू हो गए। जब इस तरीके से रिप्रेशन का दौर आया तो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाना स्टार्ट कर दिए। स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। तो सीक्रेट सोसाइटी वगैरह बना करके नए रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करना और इस लिबरलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने का काम शुरू हो गया। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress। यानी कि उनका मेन जो एम था वो क्या था, उनका जो मेन कमिटमेंट था कि अपोज करना मोनार्कियल फॉर्म्स को जो स्टैब्लिश हुआ था आफ्टर द वियना कांग्रेस, एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना उनका जो मेन एम बन चुका था, उनका कमिटमेंट हो चुका था। एंड मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और इनका जो मेन स्ट्रगल था, जो मेन पूरा का पूरा जो उनका गोल था इस स्ट्रगल का, वो क्या था, नेशन स्टेट को बनाना, ठीक है, तो नेशन स्टेट को क्रिएशन करना उनका मेन एम था सारे के सारे रिवोल्यूशनरीज का। वन सच इंडिविजुअल
वॉज द इटालियन रेवोल्यूशनरी गुसिपी मजीनी। नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गुसिपी मजीनी जो था ये बड़ा इंपॉर्टेंट इटालियन रेवोल्यूशनरी था, जो कि जिसने जन्म लिया था जो जिनोवा में 1807 में। कब लिया था? 1807 में। एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनेरी, यानी कि कार्बोनेरी नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी थी, तो उसका ये मेंबर बना। एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831। चूंकि ये काफ़ी यंग था तो उसको एग्जाइल कर दिया गया, यानी उसको देश से निकाल दिया गया फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगोरिया, ठीक है, लिजूरिया। तो लिजूरिया नाम की जगह पे ये चूंकि रेवोल्यूशन कर रहा था, वहाँ पे लोगों को भड़काने का या क्रांति फैलाने का काम कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था, इस कारण से इसको एग्जाइल दे दिया गया, यानी कि देश से निकाल दिया गया। एंड ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज। लेकिन इसी के सब्सिक्वेंट में साथ साथ में जो है उसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई। तो जो पहली थी वो थी यंग इटली इन मार्सलीज। इन दोनों सोसाइटीज़ के नाम आपको याद रखना है। पहली थी यंग इटली इन मार्सलीज। मार्सलीज में जो यंग इटली नाम की एक सोसाइटी बनाई इसी गुसिपी मजीनी ने, और जो दूसरा था यंग यूरोप इन बर्ने, ठीक है। तो बर्ने में यंग यूरोप नाम की एक दूसरी सोसाइटी इसने बनाई। तो गुसिपी मजीनी ने बनाई जो सोसाइटीज हैं उनके नाम क्या हैं? यंग इटली इन मार्सलीज एंड यंग यूरोप इन बर्ने। whose member were like mind फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन ई स्टेट्स, ठीक है। तो जर्मन स्टेट्स, तो यहाँ के सारे माइंडेड लोग इसमें जोड़े गए, ठीक है ना, लाइक माइंडेड यंग मैन फॉर्म, ठीक है। पोलैंड, फ्रांस, इटली के सभी जगह के। एंड मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। मतलब कि उसका ऐसा मानना था कि जो भगवान है वो ही मौका देंगे और वही कुछ ऐसा करेंगे, इंटेंड करेंगे कि जो है जो नेशंस होगा वो नेचुरल यूनिट की तरह बन के निकलेंगे मैनकाइंड के लिए, यानी कि लोगों की भलाई के लिए। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ अ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू किधर गया भाई? इनटू अ सिंगल unified republic within a wider alliance of nations. So this unification along could be the basis of Italian liberty. Following his model, secret societies was set up in Germany, France, Switzerland, Poland. Mazzini's relentless opposition of monarchy and his vision of democratic republic फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। तो उसका जो सोच था ये कि भाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए, वो कंजर्वेटिव्स को काफ़ी डरा रहे थे, ठीक है। तो उसके कारण से कंजर्वेटिव्स काफ़ी डरे, और ये उसका बेसिकली मानना था कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। एंड मेटरिच डिस्क्राइब्स हिज एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। मेटरिच ने इसको मोस्ट डेंजरस एनिमी बोला अपनी सोसाइटी का। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई। तो अगर अपन इसको वापस से देख लें पूरा का पूरा, इसका मतलब क्या है यहाँ से मजीनी जो बिलीव्ड था इसका पूरा का पूरा मीनिंग क्या है, तो वो क्या हो जाएगा कि भाई जो मजीनी है, यानी कि जो गुसिपी मजीनी है, ठीक है ना, उसका ऐसा विश्वास था, ठीक है ना, कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, ठीक है ना। उसके अनुसार क्या था कि मतलब कि राष्ट्र जो है वो प्राकृतिक इकाई किसकी थी? मनुष्यों की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो इटली के छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था, मतलब इटली जो है वो छोटे छोटे राज्यों की तरह नहीं रह सकता था, वो उसका यूनिफिकेशन जरूर था। उसके दिमाग में था कि भाई इटली का यूनिफिकेशन करना है, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणराज्य या गणतंत्र बनना ही था। मतलब कि जो इटली थी उसका यूनिफिकेशन तो होना ही होना था, ठीक है ना। It had to be forced into a single unified republic within a wider alliance of nations। मतलब क्या है? इसको तो राज्यों के एक संघ के रूप में बनना ही था, उसको फोर्स होना ही था। एंड दिस यूनिफिकेशन अलोंग कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, यानी कि जो
इस तरीके से जो एकीकरण है, यानी कि जो यूनिफिकेशन है इटली का, तो वो ही जो है मुक्ति का आधार हो सकता है इटली